नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके साथ साझा किए थे, जिसमें हमने 2016 में आपको पहले भी बताया था 2016 में 2 पेपर हुए थे। एक तो फरवरी में हुआ, दूसरा आपका दिसंबर में भी हुआ था। तो दोनों पेपर हमने अभी जल्दी ही डिस्कस किए हैं। वो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी टेट 2023 नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर, या फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम 2014 में 15 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 2014 में एग्ज़ाम हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपका पेपर क्या था, किस तरह के क्वेश्चन थे। तो 30 क्वेश्चन जो EVS के थे उन्हीं के बारे में आज का चर्चा रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें था कि वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो वायुदाब जो एयर का प्रेशर है उसको नापने का जो यंत्र है उसको बैरोमीटर कहा जाता है। बाकी ऑप्शन में इसमें सिस्मोग्राफ था, ठीक है, थर्मोमीटर था, हाइग्रोमीटर था। तो जो हाइग्रोमीटर है सॉरी वो वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता मापने के लिए यूज़ किया जाता है। सिस्मोग्राफ हमने आपको बताया था भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। और थर्मामीटर जो है वो तापमान मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि बीटी कपास क्या है। तो बीटी कपास जो है या एक तरह का ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ लिया जाता है कई बार। तो इसका पूरा नाम जो है वो बेसिलस थुरिजिनेसिस है, ठीक है। और एक तरह का इसमें एक थुरिजिनेसिस नाम का एक जीवाणु उसमें होता है, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति से पौधों में जो कीटनाशक है वो पैदा करने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे ये हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन जो है उसका जो सबसे मुख्य कारक है वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये मिलकर के अम्लीय वर्षा करती है, जिसमें आपने देखा होगा ताजमहल का जो उदाहरण दिया जाता है कि जो रिफाइनरी है मथुरा में, तो उससे जो धुआं वगैरह निकलता है तो उससे ताजमहल को नुकसान होता है, ठीक है। तो और एसिडिक रेन भी जो पड़ती है तो उससे भी ताजमहल को नुकसान होता है। तो दोनों तरह से ताजमहल को नुकसान होता है। तो उसमें एसिडिक रेन जो है, ठीक है, अम्लीय वर्षा जो है उसका भी काफ़ी रोल रहता है, क्योंकि उसमें जो SO2 वगैरह मिली होती है हवा में, फिर जो बारिश होती है वो उस पर गिरती है ताजमहल पे, तो उससे उसको नुकसान होता है, ठीक है। कौन सा सर्वाधिक उत्पादन मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। तो उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला है, क्योंकि इस प्रकार के जो वन है वो विषुवत रेखा के आसपास ही, मतलब विषुवत रेखा के दोनों तरफ, वो चाहे आपका कर्क रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में, और विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में पौधे जो है, ये जो आपके उत्पादक हैं, मतलब ये जो आप वर्षावन है ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन विषुवत रेखा के दोनों तरफ पाए जाते हैं, जिसके स्वरूप इसमें पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है। और पर्याप्त तापमान होने के कारण यहाँ पे वर्षा भी पर्याप्त होती है, इसीलिए इसको सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे जो है उत्पादन वाले पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। मतलब जो आम है, आम को पकाने के लिए जो रसायन प्रयोग होता है बिल्कुल कॉमन है, आपने सभी ने इसके बारे में सुना होगा। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जिसका फुल फॉर्म है। तो कैल्शियम कार्बाइड का जो प्रयोग किया जाता है आम को पकाने में, ठीक है। और ये जो रसायन होता है इसको जब डाला जाता है आम वगैरह में पकाने के लिए, तो इससे एक एसिटिलीन गैस भी उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो ये एसिटिलीन गैस जो उत्सर्जित होती है यही उन फलों को पकाने में मदद करती है, ठीक है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। तो दूषित जल पीने से सबसे आपका टाइफाइड हो गया। टाइफाइड यहाँ पे एग्जाम आपका जो ऑप्शन है उसमें एड्स है, टाइफाइड है, एनीमिया है, टिटनेस है। तो ये जो आपका टाइफाइड है ये दूषित पानी से पीने से फैलता है, ठीक है। और इसे आंत का ज्वर भी कहा जाता है, आंत्र ज्वर या आंत का बुखार भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस आप EVS के बारे में पढ़ेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग आपका हो गया, ठीक है, वैश्विक उष्णता जिसको बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये सब चीज़ें आपसे कभी न कभी हर एग्जाम में कभी किसी न किसी फॉर्म में पूछी ही जाती हैं,
ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेज में इसमें जो एग्जाम आपके ऑप्शन है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CH4 मीथेन है और N2O है, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, बाकी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, N2O जिसको आप नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको आप CFC बोलते हैं, ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैस होती हैं। इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो द्विबीजपत्री पौधा जो है सरसों होता है, ठीक है, मतलब ऐसी फसलें जिनके जो बीज है वो दो पत्ती वाले, मतलब दो दल दोनों तरफ होता है, तो उसमें आपको उसको कहा जाता है द्विबीजपत्री। जैसे सरसों हो जाता है, मटर है, चना है, अरहर है, तो इसको द्विबीजपत्री बोला जाता है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जल का अधिग्रहण जो है वो जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? मतलब पहला जो लिटरेचर का सोर्स माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो ये इन ऋग्वेद जो वेद हैं आपके, तो उसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है, ठीक है, प्राचीनतम और प्रथम ग्रंथ है, ठीक है। तो इसमें चूंकि इंद्र देवता को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में माना गया है, ठीक है, तो ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चूंकि सबसे पुराना है इसीलिए सबसे पहला भी होगा और सबसे पहले जो प्रथम साहित्यिक स्रोत भी इसी को माना जाता है। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार पाया जाता है? तो जो 99% भाग है उस पर आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, लगभग 72%, 71 पॉइंट समथिंग कुछ होता तो 72% माना जाता है, ठीक है, और 78% 78 पॉइंट समथिंग होता है तो 78% आपकी नाइट्रोजन होती है, बाकी 21% के आसपास आपका ऑक्सीजन होता है। बाकी जो 1% बचता है तो उसमें और सारी आप कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब गैसें हो जाती हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? जो पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो शैक्षणिक भ्रमण होता है, एजुकेशनल टूर जो होते हैं, उसका मतलब इसका जो मूल उद्देश्य क्या होता है? तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कि आपने देखा बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको वातावरण में जो वेजिटेशन है, ठीक है, फूल पत्तियों पौधों के बारे में बताया गया, पेड़ों के बारे में बताया गया, ठीक है, या कोई नेचुरल जैसे कोई रिवर नदी बताई गई, कोई पठार बताया गया, कोई पर्वत बताया गया, तो उसको प्रत्यक्ष रूप से देखना, ठीक है, कि ये कोई पठार है तो पठार कैसा दिखता होगा, उसको डायरेक्ट फील्ड में जा करके देखना, अपनी आंखों के सामने से उसको देखना, महसूस करना। तो उसका जो यही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि अगर हम भ्रमण पे ले जाते हैं तो जो भी हम एक 4 दीवारी के कमरे में बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं उसको जो एक्चुअल कंडीशंस हैं, मतलब जो रियल सिचुएशंस हैं, वास्तविक कंडीशन है, उससे परिस्थितियों से रूबरू करवाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? जो शुष्क मिट्टी होती है उसकी विशेषता क्या है? तो इस मिट्टी में जो है जो लवण सांद्रता है, मतलब जो साल्ट का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब CCE इसको बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो निरंतर मूल्यांकन करते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। तो आवश्यक है, ये आवश्यक है कि रेगुलर टाइम पे हम उनका मूल्यांकन करते रहें, जिससे जो सत्र के अंत में मूल्यांकन होता है तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उस विद्यार्थियों पे, बच्चों पे भार न पड़े, अतिरिक्त कोई प्रेशर न पड़े। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जो चरने वाले पशु हैं वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो चुन कर चरना, मतलब जो ऐसा नहीं कि जो भी पा गए उसको चर लिया, तो चुन करके चरते हैं, तो ये उसको वनस्पति में कन्वर्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य अस्थियों मतलब स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम और विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कैल्शियम है, ठीक है, वो भी विटामिन डी के लिए सबसे, मतलब जो हड्डियां हैं, ठीक है, स्वस्थ हड्डियों के लिए, अस्थियों के लिए विटामिन डी और कैल्शियम दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज करता है, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो आपका उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हिमालय की सर्वोच्च चोटी एक तो कौन सी है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो अगर तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो आप माउंट एवरेस्ट लगाएंगे, लेकिन अगर भारत में जो हिमालय का पोर्शन है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो उसका उत्तर आपका माउंट K2 होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपको ध्यान रखना है।
प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, जो प्राइमरी लेवल है उस पे जो शिक्षण की खेल विधि किस पे आधारित है, तो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर, ठीक है, रुचि के अनुसार शिक्षा देना, ये इसके पीछे जो सिद्धांत का कार्य करता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है, तो सबसे निचली परत जो है आपकी क्षोभ मंडल है, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। फिर आपकी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, तो ये बीमारियों से विटामिन से क्वेश्चन आपके बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लगभग आपको हर परीक्षा में मिलेगा, ठीक है। कभी उसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा, कभी उसके सोर्स के बारे में पूछ लेगा, कभी उससे होने वाली बीमारी के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी से सूखा रोग होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है, तो किरण बेदी जो है वो भारत की पहली महिला IPS अफसर है, 1972 बैच की IPS अफसर है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। असम की प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडों वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, देखिए इसी में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपने नाम सुना होगा काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। जो काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है, पहले तो ये है कहाँ, तो असम में है। किस लिए फेमस है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसको ढंग से तैयार करेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, आग्नेय चट्टान, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था 2016 का, तो उसमें देखिए आपसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के बारे में पूछा था। तो इसमें जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण पूछा है, तो बेसाल्ट है, चूना है, स्लेट है, ग्रेफाइट है। तो इसमें बेसाल्ट जो है, ठीक है, जो कि एक वॉल्केनिक रॉक है, ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर यहाँ पे बेसाल्ट हो जाएगा। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ओजोन परत जो वायुमंडल की परतें हैं उसमें किस परत में है, तो ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल में पाया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है, जो सिख धर्म है उनके संस्थापक किसको कहा जाता है, तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म के संस्थापक कहा जाता है। उनका जन्म कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो पंजाब में तलवंडी जगह है, तलवंडी नामक स्थान पे, ठीक है। उस समय भारत में ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब इस समय ये पाकिस्तान में है, तलवंडी जगह। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र सिस्मोग्राफ, कई बार हमने बताया है, पिछली परीक्षाओं में भी 2016 में भी आया था। दक्षिणी गोलार्ध का सर्वाधिक लंबा दिन किस तिथि को होता है, मतलब किस दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है वो आपका 22 दिसंबर को होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा दिन इस समय होता है। अपने उत्तरी गोलार्ध में उस समय सबसे छोटा दिन होता है, रात सबसे लंबी होगी, तो इसका जस्ट रिवर्स है वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो 22 दिसंबर को वहाँ पे सबसे लंबा दिन होगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। इन्हीं का एक प्रसिद्ध वाक्य है, वो कई बार पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो, रिटर्न टू वेदास इंग्लिश में, या वेदों की ओर लौटो, ये इनका प्रसिद्ध वाक्य है, जो नारा है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बिहू भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है, तो असम का लोकप्रिय नृत्य है, और बिहू भी 3 बार वर्ष में 3 बार किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन होती हैं, तो उसके परस्पर समूह को हम बोलते हैं खाद्य जाल, फूड वेब बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हुए जो कि 2014 के पेपर में पूछे गए थे, और इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं कुछ, ठीक है। तो और मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसमें क्वेश्चन एक आध रिपीट भी हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कब किस वर्ष के क्वेश्चन पेपर से एक आध क्वेश्चन उठा दिया जाए, ठीक है। तो अगर आप रिवाइज किए रहेंगे, एक बार उसको पढ़े रहेंगे, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा कि कम से कम अगर रिवाइज्ड क्वेश्चन, दोहराया हुआ क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। तो ये वीडियो आपका रहा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।